तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए। तो जो भी फर्स्ट क्लास में अभी तक हम लोग डिस्कस किए उसका थोड़ा सा हम पहले रिविजन करा लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइनल अकाउंट्स का हम लोग देखे थे कि फाइनल अकाउंट से पहले का स्टेप क्या था। सबसे पहले जर्नल था, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ पे क्या ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स का बीच में बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक अकाउंट्स क्लोजिंग। पहले क्या होता है, जब भी अकाउंट्स क्लोजिंग होता है पहले एक ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर कोई रेक्टिफिकेशन का ज़रूरत है कि नहीं। जैसे कि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में देखें, बहुत सारा रेक्टिफिकेशन हो सकता है। दैट देयर मे बी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ कमीशंस। उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के बाद एक रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारा पास रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बन गया तो तुम फाइनल अकाउंट्स में जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, कंपनी में फाइनल अकाउंट्स भी बन गया, उसके बाद भी एरर्स आता है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। हम लोग जैसे कि देखे थे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का थ्रू से। समटाइम्स ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद एरर्स पता चला तो सस्पेंस अकाउंट खोल के किए थे, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। वो सब करने के बाद अल्टीमेटली हम लोग फिर फाइनल अकाउंट्स पे टच करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज ट्रायल बैलेंस हम लोग का बन गया, ट्रायल बैलेंस जो भी रेक्टिफिकेशन था कर लिए, अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में चार चीज़ है, एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट, तीन चीज़ें है बेसिकली, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ओके, अब जो ट्रायल बैलेंस में चार चीज़ था तुम लोग को पता होगा, एक एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट एंड लाइबिलिटीज़। एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर एसेट था ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में था। इनकम एंड लाइबिलिटीज़ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में होता है। क्यों होता है ये सब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज जितना भी एक्सपेंडिचर है डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए सर डेबिट साइड में आता है। एसेट है उसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में आता है। एंड इनकम एंड लाइबिलिटी इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बोलकर यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है। ओके, अब हम लोग डिस्कस सर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। उससे पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं सर, एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो है ये पीएल अकाउंट में आता है, एंड एसेट एंड लाइबिलिटीज कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में चले जाता है, राइट। अब माय क्वेश्चन इज दैट सर एक्सपेंडिचर एंड इनकम पीएल अकाउंट में क्यों आता है। बिकॉज जब एक्सपेंडिचर के जब हम लोग अकाउंट्स क्लोजिंग करते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर का लेजर अकाउंट है सबको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस जो है उसको बाय पीएल करके क्लोज करते हैं। तो डेबिट बैलेंस बाय पीएल किए थे तो यहाँ पे 2 एक्सपेंडिचर आएगा ना, तो इसीलिए जितना भी एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं बोल के यहाँ पे आता है। सिमिलर जितना भी मेरा इनकम अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा होगा, तो उसको कैसे क्लोज किए थे हम लोग, 2 पीएल करके किए थे। एक इनकम अकाउंट में 2 पीएल करके बैलेंस को क्लोज किए थे हम लोग इनकम अकाउंट का, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय इनकम अकाउंट आएगा। इसीलिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ गया एंड इनकम पीएल अकाउंट का यहाँ पे ट्रांसफर, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गया। तो एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में क्यों आता है, बिकॉज जब एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग क्लोज किए थे वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, बाय पीएल। एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है, तो क्लोज कैसे किए थे हम लोग, बाय पीएल करके क्लोज किए थे, तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है 2 एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड में आता है। और दूसरा इनकम अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में लिखे थे हम लोग इनकम अकाउंट में क्या 2 पीएल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय इनकम अकाउंट आएगा, इसीलिए आ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को ये रटना नहीं कि सर ये एक्सपेंडिचर है इनकम में नहीं, इसका रीज़न क्या है, इस तरह से फ्लो करता है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में नॉर्मली एक्सपेंडिचर आता है, क्यों आता है अभी हम लोग रीज़न डिस्कस किए। पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग को क्या आता है, इनकम आता है, क्यों आता है इसका भी रीज़न डिस्कस किए। बाकी रहा एसेट एंड लाइबिलिटीज़, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में चले जाता है, लाइबिलिटी साइड में एंड एसेट साइड में, ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, इनकम हो, एसेट लाइबिलिटी, एक ही जगह जाएगा, आइदर ट्रेडिंग पीएल या फिर बैलेंस शीट का एसेट लाइबिलिटी, कोई भी एक जगह जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस का नीचे जो फर्दर एडजस्टमेंट रहता है उसका इंपैक्ट 2 जगह जाएगा, कोई भी 2 जगह, एनी 2 प्लेसेस, कोई भी 2 जगह जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आज हम लोग डिस्कस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे सर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, ठीक है, वो भी कौन सा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ट्रेडिंग, माय क्वेश्चन वाज दैट कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या कैलकुलेट करते बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल ये रहा तुम्हारा सेल, अगर हम लोग ये फॉर्मेट देखेंगे, फ्रेश फॉर्मेट यहाँ पे है, ये सपोज सेल है मेरा। अब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहा है, देखो 4,30,000। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन से, हम लोग 11-12 से देखे हैं यहाँ पे कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेस से जो भी एडजस्टमेंट करने का हम लोग कर लेते हैं, लाइक गुड्स ड्राइंग है तो माइनस हो जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल है तो माइनस हो जाएगा, परचेस रिटर्न है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसका गुड्स लॉस्ट बाय फायर है तो वो भी माइनस हो जाएगा। फिर डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट, रॉयल्टी, ये सब खर्चा वगैरह हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ये सब क्या डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा सेल से पहले जो भी मेरा डायरेक्ट खर्चा है, परचेस करके लेकर आने में जो भी मेरा खर्चा वगैरह लगा वो सब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एंड ये मेरा डायरेक्ट इनकम है सेल, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये था कि सर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तो एक एसेट है, तो ये सर ट्रेडिंग एंड पीएल में क्यों आता है, बिकॉज ट्रेडिंग एंड पीएल में तो नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर का जो भी आता है वो आता है। लाइक अगर एक्सपेंडिचर है तो यहाँ डेबिट साइड में आएगा, तो अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो देन व्हाई ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर कमिंग इन दिस ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा क्वेश्चन था।
तो इसका हम लोग डिस्कशन करके क्या बताया तुमको कि नॉर्मली बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसी जो हम सेल किए, सपोज मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिए हैं कि सेल किए 25 लाख का। अब ये जो हम सेल किए इसका कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था, जो हम सेल किए जितना सेल किए उसी का कॉस्ट क्या था। तो हम लोग क्या किए, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेस आफ्टर एडजस्टमेंट 20 लाख, डायरेक्ट वेजेस 50,000, कैरेज इनवर्ड 10,000। तो नेट में हम लोग देखें 21,60,000। तो क्या सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो, अभी भी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी तो माइनस करो, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक तो अनसोल्ड स्टॉक है। जो चीज़ हम सेल नहीं किए तो वो तो माइनस करना है ना, हमको निकालना है जो सेल किए उसका कॉस्ट। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू आ रहा है वो भी माइनस करेंगे हम लोग। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी वगैरह और भी जो भी डायरेक्ट खर्चा ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग माइनस करते थे, उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नाउ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वाला फंडा इसीलिए आ रहा है बिकॉज हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तो कंसीडर करना ही है, अदरवाइज हाउ आई विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी पर्पस के लिए ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जो था प्लस परचेजेस आफ्टर एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट करने का है, जैसे कि गुड्स परचेज से बहुत सारा चीज़ माइनस होगा, गुड्स ड्राइंग माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा, राइट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल माइनस हो जाएगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद प्लस डायरेक्ट वेजेस, अगर वेजेस वर्ड आएगा तो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बिकॉज डायरेक्ट खर्चा है, अगर सैलरीज वर्ड आएगा तो पीएल अकाउंट में चले जाएगा, राइट। फिर फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा बिकॉज वो सेल्स रिलेटेड था ना, ठीक है। तो परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चा सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया तुम लोगों की कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और भी जो भी रिलेटेड टू परचेज है, ठीक है, या गुड्स को लेकर आने में जो मेरा है, अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए माइनस करते बिकॉज हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम सेल किए उसका कॉस्ट, जो सेल नहीं किया उसको माइनस करो वैल्यू को, ठीक है, ये मेरा पर्पस है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि सर पीएल अकाउंट, राइट, यहाँ तक क्लियर है, फोटो क्लिक हो गया। अब ये है क्या, पीएल अकाउंट, राइट। डेबिट क्रेडिट, ये भी जो पीएल अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड करते हैं हम लोग, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड का करते हैं, सपोज अप्रैल टू मार्च या फिर जनवरी टू दिसंबर, एक पर्टिकुलर पीरियड का हम लोग करते हैं। यहाँ पे जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स एंड इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, राइट। तो अब इनडायरेक्ट खर्चा इसमें हम लोग फोकस करते क्या था, ऊपर का जो भी था परचेस से रिलेटेड जो खर्चा था, वेजेस, रॉयल्टी, फ्रेड, ये सब बात देकर जो बाकी जो भी खर्चा, ऑफिस का जो स्टाफ, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा है, सैलरी, वेजेस, ठीक है, एनी खर्चा लाइक रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का कोई भी खर्चा जितना भी डेप्रिसिएशंस वगैरह, रेंट, ये सब हम लोग यहाँ पे लिखते थे। इवन सेल्स से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, सेल्स कमीशंस वगैरह, ये सब यहाँ पे लिखते थे, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, फैट डेट, प्रोविजंस, ये सब यहाँ पे आएगा, राइट। और इनकम में क्या था, सेल छोड़ के बाकी तुम्हारा कंपनी बहुत सारे अदर इनकम हो सकता है, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ये सब था, राइट। ये तो बेसिक, ये तो पूरा लिस्ट है, अभी हम लोग देख लेंगे, एक लिस्ट हम लोग मास्टर लिस्ट बनाएंगे कि पीएल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकता है, अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, अभी जस्ट डिस्कस करें। इनडायरेक्ट इनकम बेसिकली क्या, सेल छोड़ के बाकी जो भी इनकम एक कंपनी का अकाउंट्स में यहीं पे आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स का अलग अलग फंड है, वो अलग अलग हेड्स में जाता है, बट अकाउंट्स में तो एक ही जगह आ जाएगा यहाँ पे। सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर छोड़ के, जैसा कि परचेस, डायरेक्ट वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ये सब छोड़ के, रॉयल्टी वगैरह छोड़ के बाकी जो भी खर्चा था मेरा, ठीक है, जो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था परचेस के साथ, तो वो सब, जैसे ऑफिस का जितना भी खर्चा वगैरह, सेल से रिलेटेड जो भी खर्चा है, बैड डेट, प्रोविजन, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, रिपेयर, मेंटेनेंस, सब कुछ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वो है अक्रूवल कंसेप्ट। तुम लोगों को पता होता है अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, एनी आइडिया अबाउट अक्रूवल कंसेप्ट? अभी तक हम डिस्कस, बिकॉज अभी तक जो हम लोग क्लास किए वहाँ पे जनरल लेजर हम लोग नॉर्मली किए हैं, ठीक है, बट अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस नहीं किए। जो सर कभी कभी क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलते, सैलरी पेड किए हम सपोज 1 लाख रुपया, ओके, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना, 10,000 रुपया।
तो माई क्वेश्चन इज दैट सर पीएल अकाउंट में कितना ले, 1 लाख ले या फिर 1,10,000 ले, कौन सा? हाँ, एक सैलरी पेमेंट हुआ 1 लाख का, बट अभी पेमेंट करना इस साल का बचा हुआ 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो टोटल सैलरी हुआ 1,10,000। तो माई क्वेश्चन इज दैट सर पीएल अकाउंट में जितना सैलरी पेमेंट हुआ वो लेना है या फिर टोटल 1,10,000 लेना है, जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी लेकर। हम लोग देखे 11-12 में भी तुम लोग किया होगा, क्या किए हम लोग टोटल लेते 1,10,000। वाई? बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। अब सर अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है, हम यहाँ पे लिखा रहे, ठीक है, ACCRUAL, अक्रूवल कंसेप्ट। ये अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि वेदर इट इज एन एक्सपेंडिचर या फिर इनकम, वेदर इट इज एन एक्सपेंडिचर हो या फिर कोई इनकम हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर, जिस साल का तुम सम्स कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ईयर, सपोज हम सम्स कर रहे FY 2021-22, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर FY 21-22 का, इनकम FY 21-22 के लिए जो भी है सब लेना है। चाहे अगर खर्चा का बात है, चाहे तुम पेमेंट किया, पेड और नॉट, खर्चा का पेमेंट हो या ना हो, तुमको पूरा ही लेना है। सैलरी टोटल कितना हुआ, 1,10,000, तुम जितना भी पेमेंट कर कितना नहीं कि उससे मतलब नहीं है, चाहे तुम पेमेंट करो या ना, वो पूरा 1,10,000 ही लेना है, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंडिचर अगर है, एक्सपेंडिचर तुम पार्टली पेमेंट कर, फुल पेमेंट कर, उसको उससे मतलब नहीं है। टोटल खर्चा मेरा कितना है, सपोज मेरा सैलरी था 5 लाख, हम उसमें से 4 लाख पेमेंट किए, 1 लाख पेमेंट नहीं किए, तो हमको पूरा 5 लाख ही लेना है, ठीक है, 4 + 1, जितना पेमेंट किए वो भी लेना है, प्लस जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लेना है, ठीक है। सिमिलरली सपोज इनकम, मेरा इनकम बनता है कितना है, सपोज इंटरेस्ट, सपोज कमीशन रिसीव है मेरा, एक्चुअल में कमीशन रिसीवेबल है मेरा 5 लाख, बट मिला 3 लाख, 2 लाख भी मिलना बाकी है, तो इनकम टोटल इनकम कितना है, 5 लाख ही है, तो 5 लाख ही लेना है एड अक्रूड। इसीलिए याद होगा तुम लोग को, हम लोग जब एंट्री कराते थे, तुम लोग याद होगा सैलरी का एंट्री कैसे करते थे, सैलरी का अगर एंट्री करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या किए होंगे, 1 लाख, ये बाद में लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट किए थे टू बैंक, जितना हम पेमेंट किए थे, कितना 1 लाख पेमेंट किए, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टू आउटस्टैंडिंग खर्चा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 10,000, तो अल्टीमेटली सैलरी में कितना आया था, 1,10,000 ना, यही ना पीएल अकाउंट में जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो जब हम लोग जनरल एंट्री किए थे आउटस्टैंडिंग, हम लोग जनरल एंट्री में इसका कंसेप्ट तो समझ गए थे, बट पीएल अकाउंट में कैसे करना है वो हम लोग नहीं डिस्कस किए थे। तो एनी काइंड ऑफ खर्चा अगर है, चाहे वो खर्चे का पेमेंट हो तो आएगा ही, प्लस अगर पेमेंट नहीं भी हो तब भी तो ऐड होके यहाँ पे आएगा ना उस खर्चा में। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, वेदर दैट एक्सपेंडिचर हैज़ बीन पेड और नॉट, इफ इट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर, यू हैव टू कंसिडर दिस। अगर ये खर्चा इस पर्टिकुलर ईयर, सपोज तुम पर्टिकुलर ईयर क्या है 21-22 है, अप्रैल टू मार्च, इससे रिलेटेड है, तुमको लेना है, चाहे तुम उसका पेमेंट करो या ना करो। नहीं पेमेंट किया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के लाइबिलिटी साइड में तुम दिखाएगा, बट खर्चा तो इसी साल का है ना, बिकॉज हम लोग ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमको निकालना है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर निकालना है कि पीएल अकाउंट से इस साल का इनकम, इस साल का एक्सपेंडिचर माइनस करके मेरा क्या प्रॉफिट आता है, इस साल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का इनकम एंड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंडिचर माइनस करना है हमको, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कोई इनकम है, सपोज एनी इनकम है, सपोज एनी इनकम रिसीव हुआ कितना 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ओके, एंड अभी रिसीव होना बाकी है, तो उसको वर्ड क्या है, अक्रूड बोलते हैं हम लोग, ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ था, अक्रूड, ACCRUD, अक्रूड कितना है, सपोज 10,000, तो मेरा टोटल इनकम कितना हुआ, 1,10,000 होगा या फिर 1 लाख होगा। माना कि बैंक में मेरा 1 लाख आया पैसा, बट ये भी तो मेरा ड्यू क्रिएट हो गया ना, अल्टीमेट 1,10,000 मेरा इनकम है, बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट हमको इसी को इनकम मानना है, अदरवाइज मेरा पीएल अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो नॉर्मली एनी इनकम का हम लोग एंट्री क्या करते हैं, पैसा अगर मिल गया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नहीं मिला होगा तो अक्रूड दैट इनकम अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, ACCRUAD, अक्रूड, वो इनकम का नाम हम लोग लिखते हैं, अकाउंट डेबिट टू इनकम, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 लाख पैसा मिला, 10,000 मिलना बाकी है, टोटल 1,10,000 मेरा इनकम हो ना, तो यही ना मेरा पीएल अकाउंट में आता है 1,10,000, ठीक है। ये क्या हुआ, जो पैसा मिला ये तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट इंक्रीज कर दिया, ये जो अक्रूड इनकम है ये तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट में चले जाएगा, ये भी तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट में चले गया, राइट। सेम यहाँ पे ये तुम्हारा पीएल अकाउंट में आ जाएगा, बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट एसेट, ये मेरा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट का,
ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर ईयर का जो भी खर्चा आपको पूरा लेना है उस पर्टिकुलर, अगर ये खर्चा का अगर ऐसा हुआ, जैसे कि क्या होता है, सपोज सैलरी जो पेमेंट हुआ इसमें क्या है, पिछला साल का कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग था वो हम पेमेंट के इसमें घुसा हुआ, तो उसको क्या रखेंगे ना, हटा देंगे, हटा देना है। बस इतना याद रखना, यहाँ कौन सा खर्चा का, इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आना चाहिए। अगर पिछले साल का कोई खर्चा इसके अंदर घुसा हुआ है तो हटा दो। अगर हम एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिए तो भी हटा दो, बिकॉज इस साल का नहीं है ना, हमको बस करंट ईयर का रिलेटेड जो भी है वो लेना है, ठीक है। तो अगर तब सब फॉर्मेट क्या बनेगा, तो फाइनली हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करें, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। हो गया फॉर क्लिक। अगर एक्सपेंडिचर, दो फॉर्मेट, सपोज एनी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, स्टार्ट करें एक्सपेंडिचर पेड से, राइट। इससे क्या किया, इससे क्या माइनस होगा, एनी एक, अगर इसका अंदर चले से, ठीक है 5 मिनट चले एक्सपेंडिचर पेड, ठीक है। अगर इसमें क्या है, अगर इस खर्चा का अंदर वो पिछला साल का या फिर फ्यूचर ईयर का कोई खर्चा हम पेमेंट कर दिए तो क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू लास्ट ईयर्स या फिर फ्यूचर ईयर्स। लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग था, इस साल पेमेंट किए होंगे तो इसमें है, माइनस कर दो, ठीक है, बिकॉज इस साल का खर्चा है क्या, हमको इस साल का खर्चा चाहिए हमको। सिमिलरली कोई सपोज हम किसी को एडवांस सैलरी दे दिए, नेक्स्ट ईयर का सैलरी, उसको बोला कि सर हमको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, आप हमको एडवांस दे दो, तो एडवांस सैलरी दिया, तो ये भी तो इसमें घुसा हुआ था सैलरी एक्सपेंडिचर पेड में, तो उसको हटा दो, बिकॉज हमको करंट ईयर का चाहिए, तो ये हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सर ऐड क्या होगा, अगर कोई खर्चा था इस साल का अभी तक हम पेमेंट नहीं किए तो ऐड होना चाहिए, राइट। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ व्हाट, करेंट ईयर, ये ऐड होगा। सिंपल सा चीज़ है एकदम। अगर करेंट ईयर का कोई खर्चा है ऐड कर दो, करेंट ईयर छोड़ के जो भी है माइनस कर दो, तुमको देखना नहीं है पिछला साल क्या है, माइनस कर दो, अगला एडवांस दिया माइनस कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर ईयर्स का मतलब क्या है, ये जो फ्यूचर ईयर क्या बोल रहे हैं इसका मतलब एडवांस एक्सपेंडिचर ना, जो कि ना मेरा क्या एसेट होता है, राइट। अगर हम, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू लास्ट ईयर, ये क्या था, आउटस्टैंडिंग खर्चा ऑफ लास्ट ईयर ना। अगर नॉर्मली एंट्री हम लोग करते हैं, लास्ट ईयर का कोई अगर खर्चा पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, लायबिलिटी कम हो गया मेरा टू बैंक, तुम क्या क्यों एक्सपेंडिचर पेड में घुसा दिया था तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। अगर एडवांस खर्चा करते हो उसका जनरल एंट्री क्या होता है, एनी एडवांस खर्चा अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे एडवांस खर्चा इज नॉट अ खर्चा, इट इज एन एसेट, इसलिए ना माइनस कर रहे तुम। एडवांस एक्सपेंडिचर इज नॉट एन एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर, इट विल बी एन एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर, राइट नाउ इट इज एन एसेट, अभी तुम्हारे लिए एसेट है ना, तो एसेट इंक्रीज, एडवांस एक्सपेंडिचर क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो एडवांस, एनी एडवांस खर्चा, एडवांस एक्सपेंडिचर डेबिट टू बैंक, ये तो एसेट होना चाहिए ना, बैलेंस शीट में एसेट में जाना चाहिए, तो खर्चे में तो नहीं आना चाहिए। देखना प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के एक सम्स रहता है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड एडवांस बोल सकते हो या फिर इसको तुम बोल सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या एसेट होता है। इसीलिए जब भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस देखना, एडवांस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो कहाँ लिखना चाहिए इसको, बैलेंस शीट का एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं, बैलेंस शीट का एसेट, नॉट एन एक्सपेंडिचर, इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट विल बिकम एक्सपेंडिचर ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली, ठीक है, अभी तो एसेट ही है, ठीक है, फाइन। तो यही फॉर्मेट होगा बेसिकली, इसका बाहर तो कुछ नहीं होना चाहिए हमको लगता है, ठीक है। तो जो इस साल को छोड़ के बाकी जो भी माइनस कर दो, चाहे पिछले साल का है तभी माइनस, वो क्वेश्चन में बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड इन दिस ईयर तो माइनस कर दो, ऑफ लास्ट ईयर का इस साल पेमेंट किया, क्वेश्चन में बोलेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ के दे दिए तो वो भी माइनस करो, इस साल का पेंडिंग है तो उसको ऐड करो, बिकॉज हमको चाहिए अक्रूवल कंसेप्ट बेसिस पे करंट ईयर का खर्चा क्या है, दिस विल बी योर करंट ईयर का खर्चा, क्लियर। सेम इनकम में सेम होगा, अगर एनी इनकम को लेके चलते हैं, सपोज एनी इनकम रिसीव कितना हुआ मेरा, सपोज ये मेरा इनकम रिसीव हो, अब इस इनकम रिसीव का अंदर सेम कहानी हो सकता है ना,
पिछले साल कोई इनकम ड्यू था, इस साल मिला, तो क्या करना चाहिए, माइनस कर दो। इवन क्या हुआ, कमिंग ईयर का इनकम एडवांस मिल गया हमको, वो मेरा लिए एसेट होता है ना लाइबिलिटी होता है। इनकम रिसीव इन एडवांस क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, वो तो मेरा इनकम नहीं हुआ इस साल के लिए, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या दो चीज़ होगा, इनकम रिलेटेड टू लास्ट ईयर या पास्ट, लास्ट ईयर बोलो या फिर पास्ट ईयर्स बोलो, पास्ट ईयर्स रिसीव इन करेंट ईयर, जो कि नहीं इसमें घुसा हुआ था उसको माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, करेक्ट। और क्या माइनस होगा, इनकम रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर्स रिसीव्ड इन करेंट ईयर। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा ना। ये क्या है तुम्हारा लिए, लाइबिलिटी हुआ ना, इनकम रिसीव इन एडवांस क्या होता है, लाइबिलिटी, राइट। एंट्री क्या होता है बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एडवांस इनकम, वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम रिसीव इन एडवांस वर्ड है किसी का भी, वो लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, पिछले साल का कोई इनकम ड्यू था, अक्रूड था, उसको अब मिल गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम हो जाएगा ना। ठीक है, इसका जनरल एंट्री क्या किए होंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट कम गया, एसेट का पैसा मिल गया, टू अक्रूड इनकम अकाउंट, तो एसेट तुम्हारा कम गया ना, अक्रूड इनकम ग्रोथ जो एसेट क्रिएट था। ठीक है, तो अब सर ऐड क्या होगा, जो करंट ईयर का इनकम होगा जो अभी तक अक्रूड है, मिला नहीं, वही सी ऐड होगा। ऐड क्या होगा, रिलेटेड टू करंट ईयर नॉट एट रिसीव्ड बट ड्यू हो चुका है, वही सी ऐड होगा बस। ठीक है, बहुत सारा एडजस्टमेंट एक बुक में दिया हुआ रहेगा, बस तुमको एक तीन चीज़ याद रखना है, सिंपल चीज़ है, करंट ईयर को छोड़ के जो भी है माइनस कर दो, करंट ईयर का अगर है हम नहीं काउंट किए यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल, दोनों में सेम फंडा है। ठीक है, ये तुम्हारा अक्रूवल वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, क्लोज कर।